जेठानी की गरीब बहू। आज की कहानी है पीतल की नगरी कहे जाने वाले मुरादाबाद की, जहां पर प्रकाश चौबे जी अपने परिवार के साथ रहा करते थे। चौबे जी के परिवार में उनके दो बेटे नीरज और धीरज थे। प्रकाश जी की पत्नी राधा जी ने अपने दोनों बेटों को बड़े ही नाजों से पाला था। कहते हैं ना, माँ कभी भी अपने दोनों बच्चों में भेदभाव नहीं करती, लेकिन अगर किस्मत करे तो उसके आगे किसी की चलती भी नहीं है। अरे नीरज बेटा, तेरा एग्जाम कब होने वाला था? तूने तो इसी हफ्ते का बताया था। अरे हो जाएगा पिताजी, अभी मुझे टीवी देखने दो ना। आप भी देखो कितना बढ़िया मैच आ रहा है आज। एक तू है जिसे पढ़ाई लिखाई की कोई चिंता नहीं रहती, दूसरी तरफ तेरा बड़ा भाई है जो दिन रात मेहनत करता रहता है, लेकिन फिर भी किस्मत उसका साथ नहीं देती। मुझे इस बार पूरी उम्मीद है कि उसका बैंक का एग्जाम जरूर क्लियर होगा। बेटा धीरज। हाँ पिताजी, मैं यहाँ हूँ। अभी थोड़ी देर में ये पाठ खत्म करके बाहर आता हूँ। तभी राधा जी दोनों बच्चों के लिए बादाम का हलवा लेकर आती हैं। लो नीरज, हलवा खाओ। अरे इससे बादाम के हलवे की क्या जरूरत है? बादाम का हलवा अपने बड़े लाल को खिलाओ। देखो सुबह से बराबर कमरे में पड़ रहा है। अरे पढ़ू या ना पढ़ू पापा, लेकिन हलवे पर तो मेरा पूरा हक है। हाँ पीना, मेरे दोनों बेटे मेरे लिए बराबर है। लो आप भी खाओ। समय अपनी रफ्तार से बीत रहा था, लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। अचानक से एक दिन हार्ट अटैक से प्रकाश जी इस दुनिया को अलविदा कह देते हैं और घर की पूरी जिम्मेदारी धीरज के ऊपर आ जाती है। बेटा, अब तुझे ही इस घर को संभालना है, मेरा कोई भरोसा नहीं। माँ तू भी फिक्र मत कर, मैं तुम दोनों का बहुत ध्यान रखूंगा और अपने भाई को पढ़ा लिखा कर एक बड़ा इंसान बनाऊंगा। अचानक पिता के जाने से घर की आर्थिक स्थिति भी चरमरा गई। इसी वजह से धीरज ने बीच में ही पढ़ाई छोड़ के घर के बाहर ही एक छोटी सी किराने की दुकान खोल ली और कुछ ही दिनों की मेहनत से दुकान बढ़िया चलने लगी। भैया जरा 5,000 देना, कुछ किताबें और एग्जाम का फॉर्म भरना है। लो भाई, बिल्कुल लो, और खूब मन लगाकर पढ़ाई करो। तुम्हें एक दिन बड़ा आदमी बनना है और पिताजी का नाम रोशन करना है। देखते ही देखते समय बीतता है। माँ की तबीयत और ज्यादा खराब रहने लगती है, तो धीरज की शादी एक सीधी सादी लड़की सुनीता से कर दी जाती है। सुनीता आकर घर को बड़े ही अच्छे से संभाल लेती है, अपनी सास और देवर का पूरा ख्याल रखती है। लीजिए माँ जी आपकी ये दवाई। पता नहीं मैंने कौन से पुण्य किए होंगे जो मुझे तुझ जैसी बहू मिली। अरे माँ जी, किस्मत वाली तो मैं हूँ जो मुझे इतना अच्छा परिवार मिला। भाभी आज मेरा एक एग्जाम है, आप लोग बस मेरे लिए ईश्वर से प्रार्थना करना कि मैं इसमें पास हो जाऊं। हाँ हाँ बिल्कुल भैया, आप जरूर सफल होंगे। घर की आर्थिक स्थिति अभी भी उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन सुनीता ने कभी धीरज से कोई शिकायत नहीं की और अपना पत्नी धर्म अच्छे से निभाती रही। परिवार को सहयोग देने के लिए उसने कभी सिलाए तो कभी अचार पापड़ भी बनाकर बेचे। फिर एक दिन, भैया भैया मेरी सरकारी नौकरी लगी। भाभी कहाँ हो आप? सुनीता भी नीरज की आवाज सुनकर भागते हुए बाहर आती है और उसे मिठाई खिलाती है। आज आपके रिजल्ट का दिन था, मुझे याद था, इसीलिए सुबह से प्लेट तैयार करके रखी थी। लो माँ जी, आप भी खाओ। नीरज की सरकारी नौकरी लगने से घर में सब बड़े खुश होते हैं और अब उनके दिन धीरे धीरे पलटने लगते हैं। जहां अभी एक तरफ धीरज अकेला कमाने वाला था, लेकिन अब 2 हाथ हो गए थे। कुछ दिन बाद, सुनीता इधर तो आ जरा, देख ये रिश्ता आया है नीरज के लिए। कैसी है लड़की, जरा देख कर बता। बड़े ही ऊंचे खानदान की है। हाँ जी माँ जी, लड़की तो बढ़िया है और हमारे भैया के लिए भी एकदम सही मेल है। तभी बाहर से धीरज और नीरज आते हैं। लो तुम दोनों भी सही टाइम पर आ गए। ये देख लो फोटो, कैसा है? बेटा तेरे लिए रिश्ता आया है, बड़े ही पैसे वाले लोग हैं, तेरे लिए अपनी बेटी का हाथ मांग रहा है। अरे मम्मी भाभी आप दोनों देख लो ना कैसी है। बस मेरी एक शर्त है कि लड़की पढ़ी लिखी होनी चाहिए और आप दोनों के साथ मिलकर रहे, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। सबकी सहमति से नीरज का ब्याह माया के संग हो जाता है और अब वो ब्याह कर चौबे निवास की बहू बनकर आ जाती है। शादी के पहले दिन आते ही, अरे ये घर तो बड़ा ही छोटा है, ऊपर से बाथरूम इतना छोटा। मेरे तो हाथ पैर टकरा रहे थे। नीरज, कैसे तुम लोग इस छोटे से घर में एडजस्ट करते हो यार? अरे माया कोई बात नहीं, ये हमारे पिताजी की निशानी है, इसलिए आज तक हमने इसे बनवाया नहीं, लेकिन बड़े भैया से बात करके हम इसे ठीक करा लेंगे। तब तक सुनीता माया को लेने आती है। अंदर आ जाऊं क्या देवरानी जी? हाँ आ जाओ भाभी, कोई काम था क्या? हाँ माया, चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, नीचे चलो, आज तुम्हारी मुंह दिखाई की रस्म है।
आस पड़ोस और रिश्तेदार की सारी औरतें आई हैं तुमसे मिलने। वैसे बुरा न मानो तो एक बात कहूं भाभी, आपके यहाँ अभी भी पुराने रीति रिवाज फॉलो होते हैं क्या? पता नहीं पिताजी ने क्या देखकर शादी कर दी। अरे आजकल ये मुंह दिखाए कौन कराता है, आजकल तो रिसेप्शन होता है भाई। माया, तुम भाभी से कैसी बातें कर रही हो? थोड़ा तो सोच समझ कर बोलो, या फिर जो मन में आया बोल दिया। अरे नहीं भैया, आप माया को कुछ मत कहिए, वो अभी इस घर में नहीं है ना, धीरे धीरे इस घर का सब कुछ सीख जाएगी। थोड़ा और समय बीतता है, लेकिन माया सीखने के बजाय हर जगह सुनीता को नीचे दिखाने का प्रयास करती। उसको अपने पिताजी के पैसे का बहुत अधिक घमंड था और साथ ही उसे पता था कि सुनीता एक बहुत सामान्य परिवार से है। फिर एक दिन, मम्मी जी मैं कह देती हूँ, ये सब घर के कामकाज मेरे से नहीं होने वाले। मेरे पिताजी ने इतना दहेज इसलिए नहीं दिया कि मैं यहाँ आपकी रसोई में काम करूं। लेकिन माया बहू, घर के कामकाज तो हर औरत को करने पड़ते हैं, फिर वो चाहे पैसे वाली हो या गरीब। अरे किस दुनिया में जी रही हैं आप मम्मी जी? जरा घर से बाहर निकल कर देखो, एक आप और एक दूसरी आपकी वो गरीब बहू, दोनों एक जैसे मिलकर बस इसी घर को दुनिया मान बैठे हो। मैंने आज से किटी पार्टी ज्वाइन कर ली है, मैं वहीं जा रही हूँ। ये क्या बोला है सुनीता? मम्मी जी मैं आपको बाद में बता दूंगी। और माया, तुम क्यों बेफिजूल की टेंशन लेती हो? मैंने भैया को शुरू से अपने बच्चे की तरह ख्याल रखा है, तो तुम भी तो मेरे लिए बेटी जैसी हो ना। समय के साथ सुनीता और धीरज का परिवार आगे बढ़ता है। उसे एक बेटा श्याम होता है, जिसे वो जान से भी ज्यादा प्यार करते थे। फिर एक दिन, मैंने तुमको कितनी बार कहा है कि इस घर का खर्चा क्यों उठा रहे हो? अरे हम 2 इंसान हैं खाने वाले, और हम इन 4 लोगों का खर्चा क्यों उठाए? पहले ही कह दे रही हूँ, अब से हमारा हर चीज में खर्चा आधा आधा ही होगा। माया, मैं तुम्हें जान से ज्यादा प्यार करता हूँ, क्या तुम्हारे लिए ये काफी नहीं? मैं तुम्हें कभी भी किसी भी चीज की कमी नहीं होने देता हूँ। अरे तुम्हारे भाई भी तो पूरे दिन उस माचिस की डिब्बी जैसी दुकान में बैठे रहते हैं, उसका क्या? उसकी कमाई कहाँ जाती है? अरे माया, मैं अपने भाई की मेहनत और ईमानदारी के कारण ही आज यहाँ हूँ, वरना अगर वो चाहते तो पिताजी के जाते ही खुद पढ़कर नौकरी कर लेते और मुझे और माँ को ऐसे ही छोड़ देते। मुझे बातों में मत पहलाओ, मैं कुछ नहीं जानती। और हाँ सुनो, मेरी सहेलियां और मेरे मायके वाले मेरे घर आते हैं तो मुझे शर्म आती है इस घर में उनको बुलाने में। अब आप इसका इंटीरियर करवाइए, कैसे कराएंगे मैं कुछ नहीं जानती। ठीक है, मैं कल ही इंटीरियर वाले से बात करता हूँ। इंटीरियर वाले से नहीं, पहले अपने भाई और भाभी से बात कीजिए, क्योंकि पैसे आधे उनको देने होंगे। माया और नीरज के बीच हो रही बातचीत को सुनीता सुन लेती है। वो उनके लिए खाने की थाली लेकर खड़ी थी। सुनीता जाकर पूरी बात धीरज को बताती है। सुनिए जी, अब इस घर के इंटीरियर के लिए तो हमारे पास पैसे नहीं है, क्या करेंगे हम? अरे कोई बात नहीं सुनीता, मैं बात करता हूँ नीरज से। अगर नहीं होता तो हम ऊपर छत पर बने एक कमरे में रह लेंगे। धीरज और नीरज दोनों भाई मिलकर आपस में बात करते हैं, लेकिन माया की जिद के आगे उनकी एक नहीं चलती। आखिरकार सुनीता अपनी सास राधा को लेकर छत पर बने एक कमरे में रहने लगती है। अब आया ना मजा, पूरे घर पर मेरा ही कब्जा हो गया। बहुत बड़ी बनने का दिखावा करती थी मेरी जेठानी, आज उसको इस घर से आउट कर दिया। तभी नीरज वहां आता है। कहीं ये मजा तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी सजा न बन जाए माया, ध्यान रखना, क्योंकि जब ऊपर वाले की लाठी पड़ती है तो उसमें आवाज नहीं होती। हाँ ठीक है, तुम अपना ज्ञान अपने पास रखो, मुझे तुम्हारे ज्ञान की जरूरत नहीं है। समय के साथ माया के भी 2 बच्चे प्रीति और राहुल होते हैं। इधर माया प्रीति और राहुल के साथ घर के बाहर खड़े होकर स्कूल बस का इंतजार कर रही है। उधर सुनीता अपने बेटे श्याम को लेकर निकलती है। माँ, मुझे भी राहुल और प्रीति के जैसे बस में बैठकर बहुत दूर वाले स्कूल में जाना है। हाँ बेटा, तेरे पापा से बात करूंगी। हाँ श्याम भैया, वो दूर वाले स्कूल आपके पापा के वश की बात नहीं है, उसमें आपके जैसे सरकारी स्कूलों के बच्चों का एडमिशन नहीं होता भैया। राहुल और प्रीति के मुंह से ये बात सुनकर माया बड़े जोर जोर से हंसने लगती है। चलो बच्चों, तुम्हारी बस आ गई, अब अपने श्याम भैया को भी स्कूल जाने दो, उसे तो धीरे धीरे पैदल चलकर जाना है। वाह श्याम। इतना कहकर वो तीनों वहां से चले जाते हैं। माँ, आप कभी भी चाची से क्यों नहीं कहती? राहुल प्रीति मेरा कितना मजाक बनाते हैं। बेटा, जो किसी का मजाक उड़ाते हैं ना, उनका मजाक वक्त उड़ाता है। कोई बात नहीं, अगर तुम सरकारी स्कूल में पढ़ते हो तो क्या, हमें पढ़ाई अच्छे से करनी चाहिए, स्कूल कौन सा है इससे फर्क नहीं पड़ता। कहते हैं ना, किसी किसी की जिंदगी संघर्षों से भरी होती है,
धीरज और सुनीता भी इसी का एक हिस्सा थे। जहां एक तरफ माया के बच्चे बड़े हो रहे थे, वो बड़े बड़े कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ने के बाद अब शहर के नामचीन कॉलेज जाने लगे थे, वहीं दूसरी तरफ पैसे की कमी के चलते श्याम अब अपने पापा की दुकान पर उनका हाथ बटाने लगा था। इसी बीच माया और नीरज प्रीति के लिए अच्छा रिश्ता देखकर उसकी शादी कर देते हैं और वो विदेश में जाकर बस जाती है। राहुल भी नौकरी के लिए बाहर रहने लगता है। सुनिए जी, हमारे धीरज के लिए वो मंदिर के पास जो मिश्राइन रहती है ना, उन्होंने एक बड़ा ही अच्छा रिश्ता बताया है। अच्छा जी, एक बार शाम को भी लड़की दिखा लो, अगर उसे पसंद है तो शादी की बात आगे बढ़ाते हैं। हाँ, मैं भी अपनी पोत बहू का मुंह देखकर मरना चाहती हूँ। जी मम्मी जी, वैसे लड़की के पिताजी नहीं है, उसकी माँ ने उसे बहुत ही संघर्षों के साथ बड़ा किया है। मुझे लगता है हमारे घर में भी ऐसी ही लड़की की जरूरत है जो हमें समझ सके और रिश्ते को निभा सके। शाम को फोटो दिखाने पर उसे भी सांवली सलोनी सी सुनाली भा जाती है और दोनों तरफ से हाँ हो जाती है। रोके की रस्म के लिए सुनीता अपनी देवरानी को न्योता देने जाती है। कहाँ कर दिया भाभी आपने अपने श्याम का रिश्ता पक्का? माया, लड़की अपने मुरादाबाद के पास अलीगढ़ की है। लो फोटो देखो अपनी बहू की। माया फोटो देखकर हंसने लगती है। भाभी प्लीज आप इसे मेरी बहू तो ना ही कहे तो बढ़िया है। अरे मेरी यानी माया की बहू तो जब आएगी ना, पूरा मोहल्ला क्या पूरा मुरादाबाद दिखेगा। वैसे आपको बता दूं, हमने भी अपने राहुल का रिश्ता पक्का कर दिया है। लड़की मल्टीनेशनल कंपनी में एचआर की पोस्ट पर है। साल का 24 लाख का उसका पैकेज है। जल्द ही शादी की भी डेट फाइनल होने वाली है। अरे वाह, ये तो बड़े ही खुशी की बात है माया। हमारे राहुल का भी रिश्ता हो गया, दोनों भाइयों की शादी एक साथ होगी। रुकिए 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 भाभी, एक साथ से आपका मतलब है? अरे भाई, हमने तो अपने राहुल की शादी के लिए रिसोर्ट बुक किया है। ये देखिए 15-20 रिसोर्ट्स के पैकेजेस पड़े हैं। यहां से लेकर दिल्ली तक एक से एक बड़े रिसोर्ट्स हैं। बस फाइनल करने की देर है। वैसे आप तो किसी मंदिर या धर्मशाला से करी होगी शादी? हाँ माया, हम तो धर्मशाला से ही करेंगे, क्योंकि लड़की के पिताजी नहीं है और उनका इतना बजट भी नहीं है, इसलिए हम किसी पर बोझ नहीं बनना चाहते। इसलिए हम आधा आधा खर्चा करके शादी करेंगे। अब बताओ भाभी, कहाँ आप अपने श्याम की शादी हमारे राहुल की शादी के साथ करने की बात कर रही हैं? अरे हमारे समझी पूरा 1 करोड़ का खर्चा करेंगे। साथ में शादी से मतलब मेरा समय से था माया। एक ही समय पर दोनों भाइयों की शादी होगी। खैर मैं चलती हूँ। थोड़े ही दिनों के बाद दोनों बहुएं घर में ब्याह कर आ जाती हैं। एक तरफ जहां नीचे के बने आलीशान घर में माया की बहू रह रही थी, वहीं दूसरी तरफ सुनीता जी की बहू बेहद साधारण से कमरे में रहकर अपना जीवन बिता रही थी। एक तरफ माया की हाई फाई बहू, दूसरी तरफ सुनीता की सीधी सादी बहू। अब तो पूरे मोहल्ले में उनके चर्चे थे। हर कोई उन दोनों में कंपैरिजन करता हुआ नजर आता था, जिसे सुनकर सुनीता की बहू सोनाली को कोई खास फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन माया के भाव 7वें आसमान पर पहुंच जाते थे। अरे तुम अपनी बहू को साथ नहीं लाए माया? इसी बहाने हम उसे देख भी लेते। तभी शादी के समय देखा था, उसके बाद कभी दिखी ही नहीं। अब हमारी बहू जेठानी जी की बहू की तरफ फ्री तो है नहीं भाई, है? अरे जॉब करती है मेरी बहू बहुत बड़ी कंपनी में। उसे इतना समय कहाँ है? कैसे सत्संग में घूमती फिरे। अच्छा माया, फिर बहुत पढ़ी लिखी बहू मिली है तुम्हें? और नहीं तो क्या, मेरी बहू एकदम फर्राटेदार अंग्रेजी बोलती है, ऐसी कि सोनाली ने तो सुनी भी नहीं होगी। ये सुनकर सोनाली को बहुत बुरा लगता है, लेकिन कुछ नहीं कहती। क्यों बोल नहीं रही हो सोनाली? बताओ, तुम भी बोल लेती हो क्या थोड़ा बहुत अंग्रेजी? तभी वहां बैठी सोनाली की दादी सास राधा कहती हैं, माया, तुमने हमेशा से सुनीता का मजाक बनाया, अब कम से कम उसकी बहू को तो बख्श दो। कहीं ऐसा ना हो कि वक्त ही तुम्हारा मजाक बनाकर रख दे। आप तो चुप ही रही है मम्मी जी। ऐसा क्या कह दिया जो आपको इतना बुरा लग गया? सत्संग के बाद चारों अपने घर आते हैं। एक तरफ जहां सोनाली सबके लिए चाय नाश्ता बनाती है, वहीं दूसरी तरफ माया घर जाकर अपनी बहू मान्या के पास जाती है। मान्या बेटा, क्या कर रही हो? आज पता है क्या हुआ सत्संग में? क्या हुआ? फिर माया जी मान्या को सत्संग में हुई पूरी बात बताती है, जिसे सुनने के बाद मान्या खूब जोर जोर से हंसती है। अच्छा मान्या बेटा, एक बढ़िया सी चाय बना ले, फिर हम दोनों साथ में बैठकर पियेंगी। चाय? मम्मी जी, चाय मैं अभी नहीं बना सकती, मेरी अभी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। इतना कहकर वो अपने रूम में जाकर रूम अंदर से लॉक कर लेती है। अब इनको चाय भी मैं बनाकर पिलाऊं क्या भाई?
वैसे क्या बढ़िया बहाना ढूंढा तूने मानिया। अब जब जॉब वाली बहू ली है माया जी ने, तो चाय तो आपको खुद से ही बनाकर पीनी पड़ेगी। माया जी जब भी मान्या को कोई काम बताती, मान्या कोई ना कोई बहाना बनाकर वहां से भाग जाती। अब माया जी के सारे सपने चकनाचूर हो रहे थे। फिर एक दिन, मम्मी बधाई हो, मेरा आज ही कनाडा का वीजा लग गया। अब मैं और मान्या अगले ही महीने कनाडा के लिए निकल जाएंगे। वाह वाह बेटा, चुक चुक जियो मेरा बेटा। लेकिन फिर वापस कब आएगा? अरे मम्मी, आप भी कमाल करती हो, कनाडा जाकर कोई वापस आता है क्या? अभी तो वैसे मुझे 5 साल का वर्किंग वीजा मिला है और मान्या को मेरे साथ ही मिल जाएगा, फिर बाद में हम उसे बढ़वा लेंगे। मतलब अब तुम दोनों का इंडिया वापस आने का कोई खास प्लान मुझे नहीं दिख रहा है। फिर मैं और तेरी मम्मी यहाँ अकेले क्या करेंगे? मुझे कई दिन के लिए मीटिंग के सिलसिले में बाहर रहना पड़ता है, फिर तेरी माँ अकेले कैसे रहेगी? तो आप दोनों क्या चाहते हैं? आप दोनों के इस बुढ़ापे के लिए हम अपना करियर खराब कर दें? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम दोनों जाओ और अपनी लाइफ एंजॉय करो। देखते ही देखते 1 महीना बीत जाता है। माया उस घर में बिल्कुल अकेली रह जाती है। फिर एक दिन, मम्मी जी 2-3 दिन हो गए चाची जी की कोई आवाज सुनाई नहीं दी, न घर में कोई आहट आ रही है, वो है नहीं क्या? नहीं, घर में ही होगी। मैंने कल ही रात में लाइट जलती हुई देखी थी। रुको मैं देख कर आती हूँ। सुनीता माया को नीचे देखने जाती है तो देखती है माया ठंड के मारे कंबल में सिकुड़ी जा रही थी। अरे क्या हुआ माया, तुम ऐसे इस वक्त क्यों लेटी हो? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? माया उदास होकर रोने लगती है। हाँ भाभी, 2 दिन से बुखार आ रहा है। ये भी अपनी ऑफिस मीटिंग के चलते पिछले हफ्ते से बाहर है। अकेलेपन के कारण मन नहीं लगता मेरा। अरे तो कम से कम आवाज लगा देती। अच्छा रुको, मैं सोनाली को आवाज लगाती हूँ। सुनीता सोनाली को आवाज लगाकर नीचे बुलाती है और उसे माया के लिए खिचड़ी बनाने को कहती। थोड़ी ही देर में सोनाली खिचड़ी का भगोना लेकर नीचे आती है। लीजिए चाची जी, तब तक आप चाय बिस्किट खाइए, जिससे आप अपनी दवा भी खा सको। थोड़ी देर में खिचड़ी बन जाएगी। सोनाली, तुम सच में कितनी अच्छी हो। मेरी बहू ने तो मुझे कभी 1 कप चाय बनाकर नहीं पिलाई। अब तो जब से विदेश गई है तब तो वो दोनों बस हर संडे को हफ्ते में 1 बार फोन करते हैं। इतना कहकर माया जोर जोर से रोने लगती है। मुझे माफ कर दो भाभी, आज मेरे पास सब कुछ होते हुए भी मैं खाली हाथ हूँ और आपसे बड़ा अमीर कोई नहीं, क्योंकि आपके पास परिवार के रूप में बेशकीमती दौलत है।